हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ्स जोन में। और आज का टॉपिक है जंतु उत्तक। और यह जंतु उत्तक का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एपिथेलियम उत्तक के बारे में पढ़ा दिया है और आपको आसानी से एपिथेलियम उत्तक के बारे में सब कुछ याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देख लेंगे। आज का वीडियो है संयोजी उत्तक पर आधारित। अब ध्यान देंगे कि संयोजी उत्तक के बारे में देखिए तो इसके बारे में एक परिभाषा है, इन सभी उत्तकों के बारे में मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे संयोजी उत्तक के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू। अब ध्यान दीजिए संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, तो नाम से ही क्लियर है। संयोजी मतलब संयोजित करने वाला, जोड़ने वाला। ठीक है, तो वे उत्तक हम परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वे उत्तक जो शरीर के अंगों और उत्तकों को जोड़ने का या जोड़ते हैं उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए संयोजी उत्तक वह उत्तक होगा जो शरीर के अंगों को और शरीर के दूसरे उत्तकों को उत्तक से या अंगों को उत्तकों से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे आप समझिए कि हमारे शरीर में हमारी हड्डियां मांस से जुड़ी हुई है, हमारे मांस जो है वे त्वचा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब जो जुड़ाव है वो क्या है, उत्तकों के कारण जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, संयोजी उत्तक कर रहा है। तो संयोजी उत्तक के बारे में हम ध्यान दें, संयोजी उत्तक मूल रूप से कहाँ मौजूद होते हैं, तो संयोजी उत्तक शरीर के सभी भागों में मौजूद होते हैं। ठीक है, संयोजी उत्तक शरीर के रिक्त स्थानों में मौजूद होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ मतलब फेफड़ा है, फेफड़ा के बगल में यहाँ पर हृदय है, तो उनके बीच जो स्थान खाली होगा उन जगहों पर संयोजी उत्तक भरे हुए होंगे। हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनके ऊपर आसपास, ठीक है, हमारे जो मतलब और सारी वृक्क नलियाँ हैं या आहार नाल है, इन सब के आसपास जो उत्तक मौजूद होते हैं वे सभी क्या होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं। अब हम बात करेंगे संयोजी उत्तक के बारे में कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो संयोजी उत्तक मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है वास्तविक संयोजी उत्तक। क्या होता है, वास्तविक संयोजी उत्तक जो वास्तव में अंगों को जोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि वास्तविक संयोजी उत्तक। दूसरा होता है कंकाल उत्तक। दूसरा कौन सा उत्तक है, कंकाल उत्तक। और कंकाल उत्तक के भी 2 पार्ट होते हैं। कंकाल उत्तक के भी 2 पार्ट हैं। अगर हम माने ए और बी कर ले तो एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज। उसके बाद तरल संयोजी उत्तक। तो तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत भी 2 उत्तक आते हैं, रक्त मतलब रुधिर और लसिका। ठीक है, तो इन सब का भी हम अध्ययन करेंगे। आज हम संयोजी उत्तक में वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। और वास्तविक संयोजी उत्तक भी 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कौन से, तो एरियोलर, एडिपोज, श्वेत तंतुमय तथा पीला तंतुमय। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं वास्तविक संयोजी उत्तक पर। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम, या यहाँ पर हमारे पास जगह है। अब हम बात करें सबसे पहले वास्तविक संयोजी उत्तक। ध्यान देंगे कि वास्तविक संयोजी उत्तक जो है वे उत्तक है जो वास्तव में उत्तकों या अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वास्तव में उत्तकों और अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और सभी संयोजी उत्तकों में ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई पाया जाता है तो वास्तविक संयोजी उत्तक ही है। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे कि वास्तविक संयोजी उत्तक जो होते हैं उनका जो संरचना होता है वो कुछ इस तरह से होता है। वो कुछ
इस तरह से होता है। हम आपको बता दें कि वास्तविक संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की मात्रा कम होती है। संयोजी उत्तकों में कोशिकाओं की मात्रा कम होती है, उनमें मैट्रिक्स ज्यादा मात्रा में होते हैं। अब आप पूछेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, तो मान लेते हैं कि ये एक उत्तक है और यहाँ पर कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक। तो अंतर कोशिकीय स्थानों में, मतलब दो कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उसमें कुछ पदार्थ भरा हुआ होता है, तो उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि अंतर कोशिकीय स्थानों में अंतरकोशिकीय स्थानों में मौजूद तरल, चिपचिपा या फिर जेली जैसा पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के मध्य कुछ स्थान खाली होते हैं, दो कोशिकाओं के बीच ये कोशिकाएं बिल्कुल सटी हुई नहीं होती है। जबकि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जो एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाएं होती है वो आपस में जुड़ी होती है, सटी हुई होती है, लेकिन जो संयोजी उत्तक की कोशिकाएं होती है वो अलग अलग होती है, ठीक। और उनके बीच मध्य में खाली स्थान पाए जाते हैं, और उन खाली स्थानों में अर्थात अंतःकोशिकीय या अंतरकोशिकीय स्थानों में जो मौजूद तरल पदार्थ होता है, द्रवित पदार्थ होता है, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो आप मैट्रिक्स को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमको देखना है, सबसे पहला पार्ट है वास्तविक संयोजी उत्तक का, एरियोलर संयोजी उत्तक। कौन सा, एरियोलर संयोजी उत्तक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं जो भी पॉइंट लिख रहा हूँ। यह वीडियो क्लास 9th और कंपटीशन स्पेशल है, कंपटीशन वाले भी विशेष रूप से इसे देखेंगे कि यहाँ पर मैं जब इन सब के कार्य बताऊंगा, इन सब से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें हम उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए अब बात करते हैं हम एरियोलर उत्तक की। संयोजी उत्तक आप देखते देखते ही समझ जाएंगे, ध्यान देंगे, लिखिए या देख लीजिए, जो क्लास 9th में वो लिख सकते हैं कि एरियोलर संयोजी उत्तक की मात्रा सभी उत्तकों में बहुतायत होती है, अधिक होती है। ठीक है, इनके इस उत्तक में कोशिकाओं की मात्रा कम होती है। एरियोलर संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की मात्रा कम होती है, किंतु यह अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। एरियोलर संयोजी उत्तक के मैट्रिक्स में अनेक कोशिकाएं होती है। मैट्रिक्स मतलब क्या, कि यह मान लेते हैं यह उत्तक है, यह उत्तक है, ये कौन सा उत्तक है, तो एरियोलर टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, एरियोलर संयोजी उत्तक है यह। ठीक है, मैंने फिगर बनाया है एरियोलर संयोजी उत्तक का। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें मास्ट कोशिकाएं हैं, श्वेत तंतुएं हैं, पीली तंतुएं हैं, लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा कोशिकाएं, हिस्टोसाइट्स है और फाइब्रोसाइट्स है। तो इसमें ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की है। तो एरियोलर संयोजी उत्तक में का जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो द्रवित भाग है, और इसी द्रवित भाग में ना कोशिकाएं हैं, तो इस द्रवित भाग को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो एरियोलर संयोजी उत्तक के मैट्रिक्स में विभिन्न तरह के, अलग अलग तरह के या कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और इन कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है, इन कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। इनका मैट्रिक्स अधिक मात्रा में होता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब एरियोलर संयोजी उत्तक में जो कुछ प्रमुख कोशिकाएं हैं उनको मैंने यहाँ नोट आउट किया है। अब इसके बारे में विशेष तथ्यों को हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट की। तो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो तंतु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि फाइब्रोब्लास्ट जो है एरियोलर संयोजी उत्तक का जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, यह कोशिकाएं क्या बनाती है, तो तंतुएं बनाती है, फाइबर, तंतुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तंतुओं का निर्माण किस कोशिकाओं से होता है, तो
फाइब्रोब्लास्ट से, यहाँ से नाम से भी क्लियर है, फाइबर मतलब तंतु, फाइब्रो, ठीक है। उसके बाद है हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स जो है वो एक तरह के पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिससे जीवाणुओं का नाश होता है। तो एरियोलर संयोजक में हिस्टोसाइट्स जो है वो क्या करते हैं, तो जीवाणु का भक्षण करते हैं। ये कोशिकाएं जीवाणुओं का भक्षण मतलब कि मारते हैं, भक्षण करते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए प्लाज्मा कोशिकाएं, ठीक है। तो प्लाज्मा कोशिकाएं शरीर में, यहाँ जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं ये शरीर में, या इस उत्तक की बात करें, या शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी क्या होता है, तो शरीर में रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है। शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो पदार्थ निर्मित होता है शरीर में, उस पदार्थ को हम एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा। तो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है रोगों से बचाव के लिए। किसके लिए? तो रोगों से बचाव के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं मास्ट कोशिकाएं, ठीक है। मास्ट कोशिकाओं के बारे में देखें तो मास्ट कोशिकाएं जो होती है वो कुछ प्रोटीन का स्राव करती है, ठीक है, और वो विशेष प्रोटीन है, वहां से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। और वो प्रोटीन कौन से है? तो सबसे पहले हिस्टामीन। क्वेश्चन आएगा कि हिस्टामीन जो प्रोटीन है वो कहां से स्रावित होती है, कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होती है? तो मास्ट कोशिकाओं से। उसके बाद बात करें हिपेरिन, ठीक है, और उसके बाद बात करें सीरोटोनिन, ठीक है। अब सीरोटोनिन जो होता है वो किसका स्राव करते हैं? मतलब सीरोटोनिन जो स्राव है यह भी एक प्रोटीन है। अब इन तीनों का अलग अलग कार्य और विशेष कार्य है। अगर बात करें हिस्टामिन तो ये रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करती है, ठीक है। रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य किसका होता है? हिस्टामिन प्रोटीन का। हिपेरिन की बात करें तो रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है, ठीक है। रक्त को जमाने में कौन सा सहायक है? तो थ्रोम्बोसाइट, मतलब कि या फिर विटामिन के, या हम कह सकते हैं थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो है रक्त को जमाने में सहायक है। लेकिन रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन। कौन? हिपेरिन। फिर है सीरोटोनिन जो मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होता है और इसका कार्य होता है रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने मतलब सिकुड़ाने का कार्य, ठीक है। तो हिस्टामिन रक्त वाहिनियों को मतलब कि ब्लड जिस वाहिनियों से बहते हैं रक्त उसको फैलाने का कार्य करता है, जबकि सीरोटोनिन क्या करता है? उसको सिकुड़ाने का कार्य करता है, ठीक है। अब आगे बात करें श्वेत और पीला तंतु। तो श्वेत तंतु जो होते हैं, श्वेत तंतु, ठीक है, वे बने होते हैं कोलेजन से। किससे बने होते हैं? कोलेजन से बने होते हैं। तो श्वेत तंतु कोलेजन से बने होते हैं और इनका जो विशेष कार्य होता है वो होता है तंतुओं का निर्माण करना, मतलब तंतु ही होते हैं ये। और ये कठोर होते हैं, मतलब कम मुलायम होते हैं, ये मजबूत होते हैं और कम मुलायम, ठीक है। वही बात करें हम पीले तंतुओं की तो ये इलास्टिन से बने होते हैं, इलास्टिन से बने होते हैं और ये भी मजबूत होते हैं और लचीले होते हैं। आप ऐसे भी आप कर सकते हैं
इलास्टिन से बने होते हैं इसलिए इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो ये हो गया एरियोलर ऊतकों के बारे में। अब बात करते हैं हम एडिपोज। एडिपोज से पहले एरियोलर ऊतक के कार्य को समझ लीजिए। अगर आप एरियोलर ऊतक के कार्य को समझ लेते हैं तो आप काफी इंपॉर्टेंट बात को जान जाएंगे। तो हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं नीचे कार्य लिख देता हूं। कार्य इसका, तो एरियोलर संयोजी ऊतक के कार्य में हो जाएगा, सबसे पहला कार्य है त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ना। त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ना या मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ना, मतलब कि मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ना, मतलब कि वह कौन सा ऊतक है जो त्वचा मतलब कि त्वचा को मांस से या फिर एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ता है, तो वो हो जाएगा एरियोलर संयोजी ऊतक। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ये तो पहला कार्य था। दूसरा कार्य क्या है कि शरीर के अंदर जो अंग है, ठीक, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग है, जैसे कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर अमाशय है, बगल में छोटी आंत है, बड़ी आंत, तो इन सब अंगों को उसके जगह पर बांध करके रखने का कार्य, ठीक है, अंगों को उनके जगह पर बांध करके रखने का कार्य जो है वो किसके द्वारा होता है, तो वो भी एरियोलर ऊतक के द्वारा होता है। तो शरीर के अंदर अंगों को बांधकर, ठीक है, या एक स्थान पर स्थिर रख के कौन रखता है, तो एरियोलर संयोजी ऊतक। चलिए, अब हमने एरियोलर संयोजी ऊतक को विशेष रूप से पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे एडिपोज ऊतक के बारे में। इसके बारे में, एडिपोज ऊतक के बारे में। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद एडिपोज ऊतक के बारे में लिखते हैं, और मैं इन सब चीजों को भी मिटा देता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वसा में संयोजी ऊतक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वसा में ऊतक जो है, नाम से क्लियर है कि वसा उपस्थित होगा, मतलब कि चर्बी। वसा का अर्थ क्या, फैट। तो वे ऊतक या वैसे संयोजी ऊतक जिनमें वसा मौजूद होता है उनको क्या कहते हैं हम, तो वसा में संयोजी ऊतक कहते हैं। इनके ऊतकों में वसा की बूंदें होती हैं, ठीक है, वसा पुंज मौजूद होते हैं, फैट के, चर्बी के कण मौजूद होते हैं, जिस कारण से ये चर्बीदार ऊतक होते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, उनके कार्य क्या है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो त्वचा के नीचे अगर मौजूदगी देखें तो त्वचा के नीचे, ऐसे अगर सपोज करें हम, ये हाथ है, ठीक है, तो यहां पर ये त्वचा है, ये क्या है, त्वचा। ठीक, अब हम बात करें कि त्वचा के ठीक नीचे चर्बीदार रचना होती है, उसके बाद नीचे मांसपेशियां होती है, और उसके बाद हड्डियां होती हैं। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर है, ये जो चर्बी है, ठीक, यही एडिपोज ऊतक है। ये कौन सा ऊतक है, एडिपोज ऊतक है। ठीक, और इसका कार्य क्या होता है, मौजूदगी हमने देख लिया, और भी कई जगहों पर मौजूद होता है, जैसे बड़ी आंत पर में, छोटी आंत में, या उन जगहों पर शरीर में जो रिक्त स्थान है, ठीक, उन जगहों पर भी कौन से पाए जाते हैं, वसामय या एडिपोज ऊतक पाए जाते हैं। तो ये तो उपस्थिति से प्रश्न बनते हैं, वहां मैंने बताया। अब इनके कार्य देखते हैं हम, जहां सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। कार्य के रूप में देखें तो यह भोजन संचित रखता है, भोजन का संचयन कर आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि वसा में ऊतक जो है या एडिपोज ऊतक जो है, यह भोजन को संचित रख लेता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट या वसा होते हैं उसको यह संचित रखता है, और जरूरत पड़ने पर वह ऊर्जा के रूप में शरीर को ऊर्जा देती है। यहाँ पर एक बहुत ही विशेष पॉइंट है, मैं शायद कभी समझाऊंगा आपको, या इसी जगह समझा जाता हूँ। देखिए, हमारे शरीर में
ऊर्जा जो है वह मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा से बनता है। प्रोटीन से ऊर्जा नहीं बनती है, जल से, विटामिन से, इन सब से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है शरीर को। शरीर को ऊर्जा प्राप्त किससे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से। और इसमें क्या है, वसा में, उत्तक में क्या है? केवल वसा है। तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में चर्बी या वसा होने के कारण यहाँ ऊर्जा अधिक मात्रा में होता है। और अधिकांश जंतु जो है वो खाली समय में जब वो भोजन नहीं कर रहे होते हैं तो अपने शरीर के वसा का उपयोग करते हैं। जैसे आप जानिए कि जो ध्रुवीय भालू होते हैं, ठंडे प्रदेशों में जो भालू होते हैं, वे एक समय होता है 6 महीने तक भोजन ग्रहण करते हैं इधर उधर, और 6 महीने तक गुफाओं में सोए हुए रहते हैं बिना भोजन किए। वो भोजन के रूप में क्या लेते हैं? तो वे 6 महीने तक खा करके अपने शरीर में एडिपोज तक चर्बी जमा करते हैं, और उस चर्बी को उपयोग करते हैं वे जब उनके पास भोजन नहीं होता है, तो उसी चर्बी से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सोए हुए रहते हैं ठंडे प्रदेशों में। जैसे वो हो गए सील मछली हो गई, ठीक। फिर हम बात करें पेंगुइन पक्षी हो गया, तो ये सब इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कोई मुर्गी जो है, मुर्गी नहीं मुर्गी, वह जब अंडे को सेवती है तो उसके बाद वो सूख जाती है। अंडे को सेवते समय वो बहुत कम खाना खाती है। अपने शरीर में जो भी उसके पास वसा होता है, उस वसा का उपयोग वो धीरे धीरे क्या करती है? ताप उत्पन्न करने में करती है, उसी से वो भोजन प्राप्त करती है। तो वो धीरे धीरे एकदम पतली हो जाती है। तो इस तरह से भोजन का संचयन करता है, कौन सा? वसा में उत्तक, और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग भी करता है। अब आगे आइए, ये पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है कि यहाँ पर यह ताप रोधक होता है। वसा में उत्तक जो है कैसा उत्तक होता है? ताप रोधक, ठीक है। मतलब कि अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोकता है। मतलब कि शरीर के लिए ताप रोधक का कार्य करता है, ठीक है। और आप ध्यान जान ले कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग होंगे या जो ठंडे प्रदेशों के जंतु होंगे जो ठंडे में रहते हैं, उनके शरीर में यह उत्तक ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा त्वचा के नीचे, ताकि उनको ठंड से बचाव मिल सके, वे ठंड से बच पाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये शरीर के लिए तापरोधक का कार्य करता है और भोजन का संचयन करता है। साथ ही हड्डियों की रक्षा करता है, यह हड्डियों को सुरक्षा देता है, ठीक है। इस पर जब इस एडिपोज उत्तक पर सूर्य की किरणें पड़ती है, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, आप समझते जाइए, आपको आगे काम देगा, क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। जब यहाँ पर सूर्य से प्रकाश की परावैंगनी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ से विटामिन D3 संश्लेषित होता है और वो हड्डी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हड्डियों की रक्षा करता है और शरीर को चोट से बचाता है, शरीर को चोट से बचाता है, ठीक। आघात से शरीर को बचाता है, हड्डी को टूटने से रोकता है। तो इन सब कार्य, ये सब कार्य किसके? वसा में संयोजी उत्तक के। आपने बढ़िया से समझा होगा। चलिए अब बात करते हैं श्वेत तंतुमय उत्तक के बारे में और पीला तंतुमय उत्तक के बारे में, व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज। श्वेत तंतुमय उत्तक जो होते हैं, ठीक, इन उत्तकों से जो विशेष प्रश्न बनते हैं वो यह बनते हैं कि इनसे किसका निर्माण होता है? तो टेंडन का निर्माण होता है। इस उत्तक से टेंडन का निर्माण होता है। और टेंडन क्या करता है? याद रखिए, यह मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। श्वेत तंतु में जो उत्तक होते हैं, इनकी बात करें तो इसमें श्वेत तंतुएं समांतर रूप में फैली होती है, ठीक है। इनकी कोशिकाओं में श्वेत तंतुएं समांतर रूप में फैली होती है और इनका रंग श्वेत होता है, इसलिए इसे श्वेत तंतु में कहते हैं। और पीले तंतु में जो मोटे मोटे पीले तंतुएं मौजूद होंगे तो उसे पीला तंतु में उत्तक कहते हैं। आगे तो यह जोड़ता है। और ध्यान देंगे कि श्वेत तंतु में उत्तक जो होगा वो मजबूत होता है, मजबूत तो होता है क्योंकि तंतु में उत्तक है, मजबूत और
कम लचीला होता है। ठीक है, मजबूत तो होता है लेकिन कम लचीला होता है। आपसे पूछे कि श्वेत तंतुमय और पीला तंतुमय ऊतकों में ज्यादा लचीला कौन है, तो पीला तंतुमय ऊतक, और ज्यादा मजबूत भी। आगे अब हम बात करते हैं पीला तंतुमय ऊतकों के बारे में। अगर हम बात करें पीले तंतुमय ऊतकों के बारे में, तो इस ऊतक से किसका निर्माण होता है, तो लिगामेंट का निर्माण होता है। जो किस किस को जोड़ता है, तो अस्थि को, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। क्लियर हो गया। और यह अधिक मजबूत और अधिक लचीला होता है। क्लियर हो गया। तो यह अधिक मजबूत और अधिक लचीला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक और ऊतक है, जालवत ऊतक है। ठीक है, अगर ई में बात करें हम तो जालवत संयोजी ऊतक। ठीक है, इसका कोई विशेष ज्यादा महत्व है नहीं, बस नाम समझिए, जालवत ऊतक होता है। तो इन सब के बारे में अगर आपसे कहे कि मांस से हड्डी को जोड़ने वाला कौन है, तो टेंडन। मांस को हड्डी से टेंडन, और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट। ठीक है, और टेंडन बने होते हैं श्वेत तंतुमय ऊतकों से और लिगामेंट बने होते हैं पीला तंतुमय ऊतकों से। अब अगली वीडियो में हम पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक एक साथ पढ़ा देंगे। तो बस आज का इतना ही, धन्यवाद।